स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस यानी कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने जो वक्फ संशोधन कानून बनाया है उसे वो डस्टबिन यानी कूड़ेदान में फेंक देंगे। कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने यह बात कही। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ रहे। उन्हीं की वजह से RSS और उसके संगठन नफरत फैला रहे। ये तेजस्वी ने कहा। बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहा जाना चाहिए, ये बात भी तेजस्वी ने कह डाली। तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय में आ रहा है जब अप्रैल में संसद ने वक्फ संशोधन कानून 2024 पारित किया था। और यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दे कि ये वो कानून है जो हर एक स्टेट पर कंपल्सरी लागू होगा। ये NEP नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की किसी राज्य को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले, यानी कंपल्सरी है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं वो उसे फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। NDA सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय, पिछड़ों और साथ ही इस कानून को लेकर 2024 को जो पारित किया गया है इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आया। NDA सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला पारदर्शी कानून बताया था, आपको याद होगा। वही विपक्ष का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन करता है। तो उधर तेजस्वी के इस बयान से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी, JDU और साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, क्योंकि यह बयान तेजस्वी ने सीमांचल में उस जगह पर दिया है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी किशनगंज। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि NDA के साथ ही ये बयान तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी के वोट काटने के डर को दूर करने की कोशिश के रूप में दिया गया। हाल फिलहाल में एक नई बहस भी चल रही है कि अगर RJD मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की बात करती है, उनके लिए काम करने की बात करती है, तो कैंडिडेट्स को क्यों नहीं उतारा। मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे से जोड़ने के लिए तेजस्वी ने ऐसा बयान दिया है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुनिए क्या कुछ बयान जो है वो अब तक सामने आया है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। मुस्लिम समुदाय को सोचना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील भी किया है कि भाई 20 साल में अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने काम किया है। कांग्रेस के समय में सबसे बड़ा दंगा भागलपुर का हुआ था और 15 साल RJD और कांग्रेस की सरकार थी। आप लोगों को ही पूछना चाहिए, उन लोगों को कभी न्याय नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी आए तो पहली बार उन लोगों को कंपनसेशन मिला या उनके लिए जो और काम किया है। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं तो जरूर वो लोग तवज्जो देंगे इस पर इस बार के चुनाव। तेजस्वी यादव सिर्फ कानून को फाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी नजर में ना पार्लियामेंट की अहमियत है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की उनकी नजर में अहमियत है। और इसके अलावा वो मुसलमानों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो मुसलमान जिन लोगों ने वक्फ कानून का समर्थन किया उनको कहते हैं कि हम देख लेंगे। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन है कि वक्फ संशोधन बिल यानी कि वक्फ संशोधन, ये जो अमेंडमेंट हुआ है जो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, ये कोई एक ऐसा कानून नहीं है जिसे स्टेट अपनाए या ना अपनाए, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है, ये कंपल्सरी है। ये
एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को मानने जैसा है। और इसे ना मानने पर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है कि केंद्र की तरफ से अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है, अगर वो लॉ बनाया जा रहा है और अगर राज्य सरकार उसे नहीं मानती है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने तक की भी नौबत जो है वो आ सकती है। तो ऐसे में ये बयान जो है वो तेजस्वी क्यों दे रहे हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो उस लोकतंत्र के विरुद्ध हैं? क्योंकि ये तो संसद ने बिल बनाया है। जब उन्होंने इससे पहले भी ये बयान दिया, ये मतलब पहली बार बयान देते हुए नजर नहीं आए, इससे पहले भी वो ये बयान देते हुए नजर आए कि वो वक्फ संशोधन बिल जो है वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे भाई? मतलब ये अधिकार उनको किसने दिया? कि चर्चा का विषय है कि मुस्लिम वोटर्स को ये पता होना चाहिए कि जो वादा उनसे किया जा रहा है क्या वो निभाया जा सकता है। और दूसरी बात, वक्फ संशोधन बिल जो लेकर आया गया वो इसलिए ही लेकर आया गया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी, बड़े लंबे समय से मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ। जो वक्फ का इससे पहले बोर्ड है पूरा, वो क्या सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसलिए अमेंडमेंट जो है वो लेकर आया गया था। तो असल में ये अमेंडमेंट जो है वो वक्फ बोर्ड में बेहतरी के लिए ही, वक्फ की जमीन में वक्फ के रेवेन्यू के लिए ही किया गया था। तो तेजस्वी जो है वो इस तरीके का बयान भला क्यों दे रहे हैं? क्या वो मुस्लिमों के अगेंस्ट है? क्योंकि प्रत्याशी तो उतारे नहीं उन्होंने मुस्लिम। क्योंकि महज बिहार के अगर विकास को आप देखेंगे तो किशनगंज का वो जिक्र कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर अगर मुस्लिमों की बात करें, जिनकी 17.7 यानी कि 17.7% आबादी है, और 86 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि विधानसभा के वो क्षेत्र हैं जहां पर इनका प्रभाव पड़ता है, तो कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे गए? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक है पसमानदा मुस्लिम समाज के। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से। हमारे साथ बीजेपी से रामकुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ जाएंगे, और किशोर कुणाल हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के कुछ ही देर में कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले फिरोज मंसूरी जी, आप मुझे समझाइएगा कि जब आप किसी समुदाय के विकास की बात करते हैं कि ये एक समुदाय है, इसका विकास होना चाहिए, तो उसके विकास के लिए ये जो कानून आया है उसी कानून को आप कह रहे हैं कि फाड़कर फेंक देंगे डस्टबिन में। और दूसरा सवाल ये कि ये लॉ है जिसे मानना हर एक राज्य के लिए कंपलसरी है, वरना उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरीके के झूठे वादे जो है, भ्रम जो है, वो तेजस्वी यादव क्यों फैला रहे हैं? पलक, इस बात को पहले आप समझिए कि आखिर तेजस्वी जी ने इस तरह के बयान को क्यों दिया, और वो बयान के पीछे उनकी कौन सी मंशा है। मंशा ये है कि बिहार का चुनाव जो डेवलपमेंट के मॉडल पर लड़ा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से एजेंडा को फिक्स करवा दिया है कि आपको कुछ भी करना है, डेवलपमेंट पर बात करनी है। और उतना ही नहीं, यहाँ के सरकार ने यह भी कर दिया कि आप कोई ऐसे जज्बाती नारों और स्लोगन पर जाके पिच पर आप नहीं खेल सकते हैं, और ये दोनों तरफ उन्होंने फिक्स किया है। ये क्रेडिट मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देता हूं। अब क्यों कहा है उन्होंने, आप इसको समझिए, और क्यों, किस परिस्थिति में कहा है। वो इस परिस्थिति में कहा है कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो फंस गए हैं। कहाँ फंस गए हैं? 74% आबादी जो है वो पसमानदा अरजाल मुसलमानों की है, और 17.7 आपने जो कहा पलक जी, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और उसमें बड़ी आबादी 90% पसमानदा अरजाल है, जिसमें से मात्र 5% सवर्ण मुसलमान है। जिस नेता से ये बुलवाया है उन्होंने, वो सवर्ण मुस्लिम है, शेख जाति से तुलना आता है वो। और उनसे क्यों बुलवाया? चूंकि मुसलमानों ने सवाल करना शुरू कर दिया है महागठबंधन से कि भाई हमारा डिप्टी सीएम कहाँ है। एक तो हमको 44 सीट के जगह आपने मुझे थमा दिया 18 सीट, और 18 सीट में भी आपने सवर्ण मुसलमान को जो 4.8% है उसको आपने 10 सीट दे दिया, और जो 13% अकेले पसमानदा अरजाल अति पिछड़ा मुसलमान है उसको आपने 5 टिकट दे दिया। तो 5 15 और दो ओबीसी को आपने दे दिया 18। तो ऐसी परिस्थिति में ये चूंकि बुरी तरह फंस गए महागठबंधन कि आप 0.01% जो बनपढ़ जाति के आते हैं, जो कहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह हम हैं, और वो अति पिछड़ा का आप दावा करते हैं, जबकि वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं। तो 0.0151% वाले को आपने डिप्टी सीएम दे दिया। और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने बहुत ही शर्मनाक ढंग से
18% मुसलमानों को साइड लगा करके ठीक है। डिप्टी सीएम दे दिया। राम कुमार पाल जी, आप बनाते रहिए पर केंद्र भी में कानून। इस बहस को- यहाँ पर इस तो बहस को पार्टियां dilute दावा करने के ठोक लिए रही उन्होंने हैं ऐसा कि किया। सरकार बनेगी राज्य में तो वही कानून, वही लॉ हम कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। एक नहीं, 2 बार, 2 नहीं 3 बार बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। नमस्कार, पैनल को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, ये वक्फ बोर्ड सुधार संशोधन क्या है, यही देश के मुसलमानों को नहीं बताना चाहते हैं। और पूर्व में क्या था और अब क्या है। बेंगलुरु में ताज लैंड होटल 30,000 में, जिसका करोड़ों रुपए में भाड़ा होना चाहिए। तो ये बिल संशोधन लाया है। किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि इसका जो भी लाभांश होगा, इसका जो भी फायदा होगा, वो सिर्फ इस्लामिक लोगों को ही मिलेगा। खैर, किसी अन्य जाति को उसका लाभ नहीं मिलना ना। ये वक्फ बोर्ड की चीजों का, वक्फ बोर्ड से जो भी देश को लाभ होगा वो सारा उनमें जाएगा। उसको सिर्फ सुधार करके, संशोधन करके, जो कौड़ियों के भाव, हजारों की लाखों की जमीन रुपयों में इन्होंने दी है, चाहे लखनऊ हो, चाहे पूरे देश में संपत्तियां हैं, तो उन संपत्तियों का सुधारण संशोधन करने का संशोधन बिल है। कोई वक्फ बोर्ड रद्द नहीं हो गया, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो गया। लेकिन ये वो चाहते नहीं है कि सही बात, सही चीज जनता तक जाए, जनता को समझ में आए, मुस्लिमों को समझ में आए। कोई वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया ऐसा बता दीजिए। और पूर्व का वक्फ बोर्ड एक तरफा था, वन साइडेड था वो, वन साइडेड, किसी भी जमीन पे। अरे भाई, पहले के वक्फ बोर्ड के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तहसीलदार, किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। क्या ये भारत का संविधान है? या अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया था? ये इसके लिए अम्बेडकर जी ने कानून बनाए थे क्या? तो उसमें संशोधन हो रहा है, लेकिन उसका 1 इंच भी या 1 रुपया भी सरकार और अन्य लोगों को नहीं जाना, सिर्फ इस्लामिक लोगों को इसका लाभ होना। ये वक्त संशोधन बिल यही है। ठीक है, अब इसके खिलाफ जा रहे हैं और सत्ता में आने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कहां ठीक तक है। अरे, जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा बातें तो कांग्रेस करती है, वही बेहतर तरीके से जवाब देगी। आपकी अलायंस पार्टी कह रही है कि भाई अगर सरकार बनेगी तो वक्त संशोधन बिल ऐसे फाड़ के हम डस्टबिन में फेंक देंगे। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है अगर आप ऐसा करेंगे तो चांसेस आर कि आपके ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल भी लग सकता है, क्योंकि आप केंद्र का एक कानून है जो आप पर भी लागू होता है, हर स्टेट पर लागू होता है, हर यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है। अगर आप वो नहीं मानेंगे तो आपके पास आपकी जो सरकार है वो तक छिन जाएगी। तो ये कैसा वादा कर रहे हैं जो क्लेम ही नहीं किया जा सकता? गुड इवनिंग पलक जी, मेरे लिए क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, आपसे ही था जी। गुड इवनिंग पलक जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो भी मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड का, देखो ये कोर्ट में मैटर है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन तेजस्वी ने जो कहा है, उन्होंने नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, नरेंद्र मोदी जी, ये जो अली बाबा चालीस चोर पार्टी लेके इन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल पार्लियामेंट हाउस में लेके आया और उन्होंने उसके अंदर हिंदू के लिए भी 25% उन्होंने रिजर्वेशन रखा है कोर्ट में। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया था पलक जी, उसमें अरे उन्होंने शिवानंद ऐसा जी, लिखा आप है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वहां पर सभा करने गया था, जनसभा। अच्छा, एक मिनट मेरे को बात तो करने दीजिए पलक जी। अरे पहले आप मुझे बताइए कि आप कैसे बोल सकते हैं देश की संसद से एक कोई कानून बना, आप उसको फाड़ के फेंक देंगे? ये क्या बात हुई? तुक क्या हुई? देखिए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको पावर होता है हर स्टेट को पलक जी, और उन्होंने क्या कलेक्टर पावर को होता है स्टेट को सर? हाँ, चेंज कर सकते हैं वक्फ बोर्ड का। किसने बोला आपको? कहाँ से पढ़ के आए हैं सर? मुझे भी जरा पढ़ाइए। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूमते रहते हैं। हाँ, पढ़ाइए। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, सुनिए, आर्टिकल 328 में आप देखिए ना क्या लिखा है, हर स्टेट को पावर दिया है। सर झूठ मत बोलिए, सर झूठ मत बोलिए। सुनिए, अब सुनिए। अरे सुनिए सर, एक होता है लॉ, एक होता है कानून जो कंपलसरी होता है स्टेट के लिए फॉलो करना, और एक जो आपके पास ऑप्शन है, जैसे उदाहरण के तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि आप उसे अडॉप्ट करें या ना अडॉप्ट करें। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल जिसको तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम फाड़ के फेंक देंगे हम। फाड़ के नहीं बोला है, ऐसे मत कीजिए, ऐसे उन्होंने बोला फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे।
ऐसे ऐसे मत कीजिए, सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये बोला है सुनिए कि मेरी बात मेरा सर। गवर्नमेंट आने के बाद मैं cannot legally deny the implementation of the वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हर स्टेट की कंपल्शन है कि वो पार्लियामेंट में कोई कानून अगर पारित हुआ है तो उसे अपनी स्टेट में लागू करे। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, अगर जिस आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, आर्टिकल 256 के तहत जो आप जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं और आर्टिकल 356 के आधार पर अगर आप इसे लागू नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो झूठ मत बोलिए, बोलिए आप। अच्छा, दूसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीस चौर पार्टी का ये सपना था कि अदानी को पूरा जमीन बेचने का प्लान था, बंजारा हिल का 6.5 लाख, तेलंगाना, आंध्र अरे मेरे प्रदेश, सवाल का जवाब कर्नाटका। दीजिए सर, बीजेपी टॉपिक नहीं है अभी, टॉपिक अभी महागठबंधन है। क्या क्या टॉपिक है बताइए पलक सर जी। अभी महागठबंधन टॉपिक है, जिन्होंने एक मुस्लिम बहुल इलाके में जाके एक ऐसा वादा किया है जो वादा वो निभा नहीं सकते, सपनों में भी अभी नहीं निभा सकते अनलेस अनटिल उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार ना बन जाए। और आरजेडी की कितनी सीटें हैं वो सबको पता है, तो ऐसा वादा क्यों किया अलायंस पार्टी ने? देखिए पलक जी, देखिए मुस्लिम बांधवों के लिए हमारा हमेशा रिस्पेक्ट है और डेप्यूटी झूठ चीफ बोल देते हैं मिनिस्टर माइनॉरिटी बनेगा। दूसरी बात देखिए, अगर समझो मोदी सरकार नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दोबारा जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं ना, बड़े बड़े लॉयर लेके अभिषेक मनु सिंघवी सर, कपिल सिब्बल जी से बातचीत करके हम दोबारा वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। हम हमारे स्टेट में नहीं लेके आ सकते। सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, सीताराम मांझी जी को उन्होंने सबक सिखाने के लिए बोला है। और इंडिया गठबंधन आने के बाद सचमुच बोलता हूँ, मैं भी वक्फ बोर्ड का कानून हम बदलेंगे, हम फाड़ के नहीं बोल रहे, कानून चेंज करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे और कानून चेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे दोबारा, हम जाके किशोर कुणाल जी, रिवीजन एप्लीकेशन। डॉक्टर शिवानंद उलियारकर के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार, पैनल के सभी मित्रों को नमस्कार। आज छठ का सायंकालीन अर्घ्य कंप्लीट हो चुका है और मैं समझता हूं कि हमारे शिवानंद साहब बिहार से नहीं हैं, इन्हें छठ की जानकारी नहीं होगी। इन्हें विशेष तौर पे मैं छठ की शुभकामना देता हूं। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, ये जो घटनाक्रम है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने सरेआम बिल को फाड़ कर कूड़ेदान में डालने की बात की है, वह किसी न किसी रूप से संविधान को फाड़ने की बात कर रहे हैं। सेंट्रल द्वारा पारित, केंद्र द्वारा पारित एक ऐसे कानून को वो फाड़ने की बात कर रहे हैं और कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी सभी राज्यों का दौरा की, सभी काउंटर पार्ट जो भी पार्टनर्स थे उनसे मुलाकात की, एक 944 पेज का रिपोर्ट बना। उस रिपोर्ट के आधार पर लगातार सदन में बहस हुआ और बहस के बाद एक कानून बना, बहुमत के साथ एक कानून बना। उस कानून के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून की वैधता को स्वीकार किया। कुछ प्रावधान पे उन्हें ऑब्जेक्शन था, जिसपे उन्होंने अंतरिम आदेश दिया है, लेकिन कानून की वैधता को उन्होंने स्वीकार किया है। मामला सब जुडिस है और उसके बावजूद इलेक्शन में इसे सेंटिमेंट का एजेंडा बना देना कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि कांग्रेस और राजद के लोग को ना तो संविधान की समझ है और ना ही लोकतंत्र का लोकलाज। अगर लोकतंत्र का लोकलाज इनके पास होता तो इस प्रकार की भद्दी बात ये नहीं किए होते। इन्हें याद नहीं है कि अल्पसंख्यक जिसके लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं उसको किस प्रकार से द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा गया। माई समीकरण के सहारे सत्ता की मलाई तो खाते रहे, लेकिन उसी माई का एक महत्वपूर्ण पार्ट मुस्लिम को इन्होंने द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा। महज 3 करोड़ का बजट हुआ करता था, 3,95,00,000 का, एक बड़ी आबादी के लिए 2005 में जब हम इन्होंने सत्ता छोड़ा है। और इसमें इंक्लूडिंग कांग्रेस भी इंक्लूड है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन भी लंबे समय तक बिहार में रहा है। तो महज 3,95,00,000 का बजट हुआ करता था। आज हम लोग 1,040 करोड़ का बजट बना चुके हैं, तकरीबन 305 गुना अधिक बजट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के किसी भी राज्य में अधिक, सबसे अधिक अगर मुस्लिम वेलफेयर की काम किया गया होगा तो बिहार में किया गया है। मैं शिवानंद साहब से अनुरोध करूंगा, वो सेंट्रल लीडर हैं,
मैं उनसे बहस करने को तैयार हूँ। कोई एक स्टेट बता दीजिए, कांग्रेस शासित स्टेट बता दीजिए, जहां बिहार से अधिक मुस्लिम वेलफेयर का काम हुआ होगा, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे बिहार से अधिक मुस्लिम वेलफेयर का काम हुआ है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, बिहार की जनता, खासकर मुस्लिम आबादी, अब बहुत ही पढ़ी लिखी और संभ्रांत इनके इनके चालबाजी को समझ चुकी है। और हमारे साथ बैठे हैं मंसूरी साहब, बिल्कुल उन्होंने सही बात कहा कि विकास की बात होनी चाहिए, विकास के एजेंडे पे चुनाव होना चाहिए। और जो वक्फ बिल आया उसका एक लार्जर ठीक है। प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज को एक बेहतर माहौल देने का काम किया गया है। ठीक है, एक बड़ी डॉक्टर आबादी शिवानंद जो वक्फ उलियालकर की आपकी संपत्तियों बात से पर कुछ लगातार कहना चाह रहे हैं, फिर फिरोज जी के पास आते हैं। देखिए, यहाँ नेशनल चैनल पे मेरे मित्र झूठ झूठ अभी नीतीश कुमार जी और बीजेपी वहाँ खत्म हो गया बिहार में। आप लोगों ने भ्रष्टाचार बहुत मायने में किया है। उधर शराब घोटाला चालू है, खेमका जी का मर्डर किया, उसके बाद उसके बेटे का 6 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, उसके बेटे का हत्या हुआ, जो यादव जी का हत्या हुआ, एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, और नंगे तलवार सिवान में नंगे तलवार आप लोग। और मैं बिहार का नहीं हूँ, ऐसा ऐसा आप कैसे बोल सकते भाई? मैं भारतीय तो हूँ। हाँ, इस तरह से नेशनल चैनल पे भाई साहब, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप आप बिहार भारतीय को हैं। कितने बार घूमा है बिहार में? 25 बार पूरा पूरा स्टेट घूम के आया हूँ। क्या बोल रहे भाई साहब? मैं बिहार में जाके आया हूँ। मेरा भी भाईचारा रिश्ता है, संबंध है, ऐसा नहीं है बस सर। दूसरी बात, चलो ठीक है, आपकी आपकी आपको लक लाभ। देखिए, आपने पटना के एसपी को 3 बार चेंज किया। शराब घोटाला नेपाल से बड़े मायने में है। युवा युवती के बारे में नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी 20 साल नीतीश कुमार जी सरकार है, एक भी काम अच्छा काम किया नहीं। मैं जेडीयू को पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी कौन सा बिहार के लिए 10 काम किया, बताइए। दूसरी दूसरी बात, मैं दूसरी डंके के साथ बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव के घर पे फायरिंग हुआ, हाईकोर्ट की जज के घर पे फायरिंग हो गया, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। क्या बात कर रहे हैं? आज देखिए कितने बड़े मायने में ब्लैक व्हाइट होता है लोगों में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, डेवलपमेंट नहीं, और युवा युवती को रोजगार नहीं, पलायन बोल रहे, पलायन, अरे पलायन 1.5 करोड़ पलायन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटका चले गए, गुजरात। तो आप लोग क्या किया? कौन सा बिजनेस किया? एक बिजली का प्लांट तो लगाया। नरेंद्र मोदी जी के हाथ से आप लोगों ने शुगर मिल का ओपनिंग की बात किया था, कहाँ ओपनिंग हो गया बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र को, बताइए। मेरे साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलता हूँ, कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, बार बार बोलते हो कि बांग्लादेशी बांग्लादेश, अरे ये जिम्मेदारी किसका है? नरेंद्र मोदी अमित शाह की जिम्मेदारी है। 11 साल बीजेपी सरकार है, उनके साथ आप गठबंधन में है, तो आपका जिम्मेदारी क्या है? आपने कौन सा अच्छा काम किया? SRA के डॉक्टर नाम पे फिरोज वोट मंसूरी, चोर, गद्दी चोर। 17.7%, 20% आबादी उन सभी क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम डिसाइड करते हैं कि कहीं पर भी मामला अगर अटक रहा है तो जीत दिला सकते हैं। कहने को तो हम आपके हमदर्द हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए सब कुछ कर देते हैं, आपकी इफ्तार पार्टी भी बनाते हैं, वहाँ पर भी शामिल होते हैं, लेकिन धरातल पर अगर जाएं तो कुछ भी नहीं। देखिए, मैं पहले ही कहा था ना, और इस बात को फिर समझिए, इसके बैकग्राउंड में मामला क्या है। मामला है कि जाति गणना माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी तीनों मिलकर दिया है जाति गणना बिहार को। बिहार के शोषित वंचित को पता चल गया है कि हमारी कितनी आबादी है। मुसलमानों को बहुत स्पष्ट पता चल गया है कि 5% सवर्ण है, बाकी रेस्ट जो है तब पसमानदा अरजाल मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान है। दिक्कत क्या हो गया महागठबंधन के साथ कि उन्होंने आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दिया, एक बुरी तरह फंस गए थे। पहले एक जज्बाती और भावनात्मक नारों में दोनों मिलकर नूरा किश्ती खेलते थे, और उसके बाद जो है कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं होता था तो आप चुनाव इस पे लड़ लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि इस बार मामला फंस गया। मामला क्या फंस गया कि टिकट में फंस गया कि आपने उनको नहीं दिया। अब जब टिकट से वो निकल ही रहे थे कि इन्होंने क्या किया, महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें उन्होंने डिप्टी सीएम कह दिया। इस बात को लेके पसमानदा अरजाल पति पिछड़ा मुसलमानों के बहुसंख्यक समाज में एक बड़ी गहरी नाराजगी है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई गहरी नाराजगी है तो इसका काट क्या होगा। चूंकि मुसलमानों का एक वर्ग जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके नाराज है, मैं ये मानता हूं, लेकिन क्यों नाराज है? नाराज है कि उनको सही से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है।
देखिए वक्फ क्या है? वक्फ एक दान है। किसके लिए है? अल्लाह का दान है, गरीब के लिए, पसमानदा के लिए, नादार के लिए है। इस देश का 200 परिवार ऐसा था जो 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुआ था। वक्फ एमेंडमेंट के लोगों ने समझा, जेपीसी के लोगों ने समझा और पूरे देश के पसमानदा से बात किया। ठीक है, वक्फ बाय यूजर को लेकर आपत्ति है, हम लोग की भी आपत्ति है। संवाद जारी। मैंने बार बार कहा कि पार्लियामेंट के जो पास कानून है हम उसका सम्मान करते हैं और पार्लियामेंट में ही जाके हम लोग संशोधन करेंगे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा है, नीतीश कुमार जी ने भी आश्वस्त किया है हम लोगों को कि निश्चित तौर पर जब पार्लियामेंट का जब मामला आएगा, जब पार्लियामेंट सदन चलेगा तो हम लोग वहां देखेंगे और क्या संशोधन हो सकता है उसको कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए इन लोगों ने क्या किया, यहां जब ये फंस गए कि आखिर डिप्टी सीएम पसमानदा, अर्जाल, अति पिछड़ा मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से एक आदमी से बिल फाड़ने, कूड़ादान में डालने और ये सब कर दिया। क्यों किया पता है? क्योंकि उसको पता है कि मुसलमानों का एक बहुसंख्यक तबका है जो एनडीए को इस बार वोट करने जा रहा है, नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के साथ खड़ा है। और क्यों खड़ा है मैं आपको बता दूं, 2005 में 40 करोड़ के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण की योजना बनाई, उर्दू की राजभाषा के लिए उन्होंने 35 करोड़ दिया, हज भवन के लिए उन्होंने 50 करोड़ दिया, मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ दिया, छात्रवृत्ति योजना के लिए उन्होंने 60 करोड़ दिया, अंजुमन इस्लामिया हॉल को उन्होंने 50 करोड़ 85 करोड़ दिया, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन्होंने 90 करोड़ दिया, हज यात्रियों के लिए उन्होंने 95 करोड़ दिया, प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए उन्होंने 100 करोड़ दिया, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए उन्होंने 120 करोड़ दिया, हर जिला के छात्रावास के लिए उन्होंने 130 करोड़ दिया, नासिक गुलाम सरवर स्मृति भवन, गुलाम सरवर कौन है? अति पिछड़ा पसमानदा मुसलमान का बेटा है, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके लिए उन्होंने 140 करोड़ दिया, डिजिटल मदरसा योजना के लिए उन्होंने 145 करोड़ दिया, मुस्लिम युवाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ दिया, बस्ती विकास योजना के लिए 160 करोड़ दिया, हज भवन बनाने के लिए उन्होंने 165 करोड़ दिया, नया मदरसा बजट बनाने के लिए 170 करोड़ दिया, उर्दू पुस्तकों को डिजिटलाइजेशन करने के लिए 175 करोड़ दिया, मुस्लिम महिलाओं के स्कॉलरशिप करोड़ दिया और स्वरोजगार योजना के लिए 90 करोड़ दिया। क्या बात करते हैं रामकुमार पाल जी? देखिए आखिरकार आप कितनी भी योजनाएं गिनवा लीजिए, आप कितने भी बजट गिनवा लीजिए, आप माइनॉरिटीज के लिए तमाम कुछ भी बातें कह लीजिए, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे तो ये बोली जाएगी ना कि रिप्रेजेंटेशन में आपने टिकट क्यों नहीं दिया, आपने मौका क्यों नहीं दिया। जेडीयू 4, बीजेपी नो। को बात करने नहीं देगा, वोट के सिवा कुछ नहीं बोलते। अब कीजिए सर। उनको अडानी यहाँ कहाँ नजर आता है? वक्त संशोधन अधिनियम बिल के अंदर संशोधन सिर्फ प्रबंधन का है, सरकार एक इंच नहीं ले सकती, तो अडानी तो कहां से आएगा? वाड्रा समझ लिया अडानी को आपने, वाड्रा समझ लिया कि विशेष कानून बनेगा। इसमें प्रबंधन करना, इसका जो आय का स्रोत है, जो आय होगी वो इस्लामिक लोगों को ही जाएगा। ये किरण रिजिजू ने भरे सदन में कहा, सारे सांसदों को कहा, और उनका एक घंटा 17 मिनट का ये वहां पे सदन का प्रस्थान है, ये साफ साफ कहा है उसका प्रबंधन का कार्य है। उसको कोई वक्त बिल रद्द नहीं हुआ है ना होने वाला है। ये अपने गुमराह करेंगे शिवानंद जैसे लोग, और राहुल गांधी की नजरों में आएंगे। जो बिहार में चुनाव है वो कोलंबिया में प्रचार करते हैं, बिहार में चुनाव है अमेरिका में प्रचार करते हैं। अभी तो पता नहीं कब वो आने वाले हैं, उनकी रैली होने वाली, ये बाद में ये अभी पूरी तरह से हारने वाले हैं। और रिकॉर्ड, और देखिए पहले ही 18 उनका जनाधार नहीं है ना, वो इतनी मेहनत क्यों करें? मेहनत उनके परिवार में लिखा नहीं, राजा है, सोने के चम्मच वाले हैं। राजाशाही घोषित करना चाहिए। हर देश का हर काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेसियों ने किया है, और कभी बलिदान नहीं दिया। तो इंदिरा गांधी के मौत को बलिदान कहेंगे, राजीव गांधी की मौत को बलिदान कहेंगे, सिखों के अत्याचार को 1.5 लाख लोगों को मारने के वाले को इन लोग बलिदानी कहेंगे, या ऐसा इनका प्रचार है। लेकिन देश बदल चुका है, देश समझ चुका है, देश जागृत हो चुका है। ये झूठ, जितना झूठ है सब पकड़ा जाता है। अभी मोदी सरकार के अंदर 12 योजनाएं हुई चालू की है, पूर्व की 18 योजनाएं छोड़कर। मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक योजना, मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, नया सवेरा योजना, पढ़ो प्रदेश में अल्पसंख्यक योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजी अल्पसंख्यक केंद्रित, और इस तरह से और भी 15 योजनाएं हैं। तो ये सारी योजनाएं अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। जितना कि हिंदू
हिंदुओं को नहीं मिलता। अरे तो इसमें से अरे जितने रामकुमार बोर्ड पाल है, जी, अगर इन्होंने जो इतनी बनाए सारी थे, योजनाएं हैं जितने और भी आप हो, कह रहे हैं उतने कि बोर्ड आपने के मुस्लिम लाभ समुदाय के हिंदुओं लिए को नहीं काम मिलता किया है, इससे। तो वक्फ एटलीस्ट बोर्ड जो का मुस्लिम समर्थन बहुल करना इलाके थे हिंदुओं वहां का पर तो अपमान सामने करना है। प्रत्याशी मुस्लिम शिवानंद उतारते। जी, आप पूर्व का अपना बनाया हुआ कानून आज आप कह रहे हो ना कोर्ट में जा सकते, तो आपके बनाए कानून से कोर्ट में नहीं जा सकते थे। आज संशोधन हुआ है कि कोर्ट में जा सकते। ठीक है अभिषेक किशोर जी, बनर्जी, किशोर कपिल जी देखिए सिब्बल रिएक्शन आज खड़े हो इन द सकते एंड हैं। ऑफ द डे, अगर शिवानंद आपने जी, किसी एक आपके समुदाय सामने के लिए, खड़े किसी एक वोटर के लिए काम किया है, तो आप जब उससे वोट नहीं हो मांगेंगे तो सकते उसके थे। लिए आपको एक ये प्रत्याशी भी सच तो है। उतारना पड़ेगा ना उसके मनचाह। अब मुस्लिम समुदाय वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हंसिए मत, महागठबंधन से तो ज्यादा रुष्ट नजर आ रहे हैं। किशोर जी देखिए, ना ही गठबंधन से तो उन्हें उम्मीदें थी कि भाई ये तो एटलीस्ट उतारेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं उतारे, बहुत कम, मतलब एक तब माइनर ही मान लीजिए कि जहां जहां पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पर उतार दी हो। लेकिन जेडीयू भी 4, कांग्रेस भी 4, इवन गेम है, और मुस्लिम कह रहे हैं आबादी हमारी भाई 17-18% और शेयरिंग हमारी रिप्रेजेंटेशन में इतनी है। बिल्कुल बिल्कुल पलक जी, मैं आऊंगा। सबसे पहले मुझे मात्र 1 मिनट समय दें, मैं शिवानंद जी को उनके पुराने और जो उन्होंने आपत्तियां दर्ज की थी उसका जवाब दे दूं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक मामला है शिवानंद जी, किसी भी कांग्रेस शासित के साथ आप तुलना कर लीजिए, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगले डिबेट में आप चर्चा कर सकते हैं। रही बात नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, तो बिल्कुल उन्होंने 20 साल में बेहतर क्रेडिबिलिटी कमाई है और उसके लिए आप जैसे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी बिहार की जनता जानती है। 6.5 करोड़ वोटर, 13 करोड़ की आबादी बिहार की जो है, नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी को पहचानती भी है और जानती भी है। तो बिल्कुल चुनाव सामने है, जनादेश से तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार कितने क्रेडिबल हैं। वो आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। लग जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये सही है, हम लोगों ने 4 लोगों को टिकट दिया है। टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रत्याशी का जो चयन होता है, हार जीत के समीकरण के आधार पर तय होता है। हमने पिछले चुनाव में 12 कैंडिडेट को टिकट दिया था, एक भी जीत नहीं पाए, बेहद निराशा हुई। बावजूद उसके हम लोगों ने हिम्मत किया और अभी 4 लोगों को दिया है। हम चाहेंगे बिहार के मुस्लिम आवाम से कि 4 के चारों विधायकों को आप जिता कर भेजें। मैं वादा करता हूं कि अगला चुनाव में आपको इसका 4 गुना ज्यादा टिकट नहीं, मिलेगा। लेकिन किशोर जी आप तो कह रहे हैं जरूर कि हमने देंगे। मुस्लिमों और के हम लिए लोग काम किया है, तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं डाल रहे? आप कह रहे 12 हमने उतारे, जीत नहीं मिली, 4 इस बार उतारे क्योंकि पिछली बार स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, और यहाँ तो आप कह रहे हैं कि उनके लिए काम हमने किया है, तो वो चुन क्यों नहीं रहे? वो क्यों अभी भी लेफ्ट की पार्टियों को चुन रहे हैं? चुन क्यों नहीं रहे हैं? ये उनका जनादेश है, उनकी नैतिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर तय होता है। उन्होंने क्यों नहीं चुना, इसकी बात अब मुस्लिम आवाम समझे। हम एक जनप्रतिनिधि और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनसे हम उम्मीद करेंगे कि इस बार उनका बेहतर समर्थन हो। हमारे 4 कैंडिडेट हैं, उन चारों कैंडिडेट को आप 100% जिता के भेजें। आपको 4 के बदले मैं 16 या 24 कैंडिडेट अगले चुनाव में दूंगा। और ये जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम लोग कास्ट क्रीड कम्युनिटी से अलग हटकर विकास की राजनीति करते रहे हैं, काम की राजनीति करते रहे हैं, ठीक है और परसेप्शन की राजनीति करते रहे हैं, चाहे डॉक्टर धर्म कोई भी शिवानंद हो। जी देखिए, हमने यहाँ पर हमने सब धर्म जेडीयू के ने तो लिए अपना बराबर का कारण सम्मान पेश दिया कर है। दिया कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, हमने मुस्लिमों को जब दिया तो जीत नहीं मिली, इसलिए हमने अपना थोड़ा क्वांटिटी अब कम करी है, नंबर जो है वो थोड़ा सा कम किया है। कांग्रेस के पास क्या कारण है? लेफ्ट की पार्टियों को, कांग्रेस को तो मुस्लिमों के भर भर के वोट मिलते हैं, तो आपने भी 4-4, क्या हुआ? पलक जी, मैं डंके के साथ बोलता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी मुस्लिम बनेगा, और लिख के लीजिए आप अभी अभी ऐड चलाइए इंडिया गठबंधन के तरफ से, और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी बनेगा। दूसरी बात, ये बीजेपी को क्या हुआ पता नहीं, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ क्या बैठ के कांग्रेस जैसे अभी बिहार में इस पोजीशन में है कि वो ये सब डिसीजंस ले सके कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा? इतना जनाधार है कांग्रेस का, इतना अपर हैंड है कांग्रेस का बिहार में? पलक जी, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आने दो ना। अच्छा, घोड़ा और मैदान अभी नजदीक है, आप देख लीजिए ना। मैं बीजेपी और जेडीयू को पूछना चाहता हूँ पलक जी, कितनी सीटों मुद्रा पर लोन लड़े के थे 2020 में और कितने पे जीते थे कांग्रेस? मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ अरे मैं पहले की बात कर रही हूँ ना, बताइए आप। पलक जी, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वो मैं चोर पहले गद्दी की चोर बात लोग कर बैठे रही हूँ। हैं। नहीं, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात पलक जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता को और जेडीयू को प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, बिहार के लिए मुद्रा लोन कितना दिया, एमएसएमई लोन कितना दिया,
माइनॉरिटी के लिए कितने कितने पंतप्रधान आवास योजना आपने घर दिया? आपका सीएम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? बीजेपी प्रवक्ता और इन जेडीयू को सब पूछना चाहता योजनाओं हूं। में कौन सा अरे, बीजेपी ने या बीजेपी का एनडीए ने कैंडिडेट चूज किया कि ये चीफ मिनिस्टर मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं कौन मिलेगा है? या नहीं मिलेगा? कौन सी भ्रष्टाचारी। योजना में? देखिए सेंट्रल शिवानंद जी, कमेटी अगर आपके पास कोई ऑडिटिंग में आंकड़े हो तो प्लीज 50 पेश कीजिए। सुनिए पलक जी, मेरे को जरा 30 सेकंड बात करने दी, फिर मैं बताता हूँ क्या बोलना है। 52,000 करोड़ भ्रष्टाचार किया है नीतीश कुमार और बीजेपी सम्राट चौधरी मिलके। अलीबाबा चालीस चोर पार्टी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट रिपोर्ट है। 52,000, ना ब्रिज नहीं है, ना पानी का व्यवस्था नहीं है, लोगों से रोड का व्यवस्था नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, नया फैक्ट्री नहीं लगाया, नया शुगर फैक्ट्री नहीं, ना बिजली फैक्ट्री नहीं खोला। आप पलायन की बात कर रहे। अरे 20 साल नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? कौन सा अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी? जाति जनगणना हमने तय किया, कांग्रेस जी तेजस्वी जी ने, तभी नीतीश कुमार जी हमारे पास थे। सीबीआई ईडी के डर से नीतीश कुमार उधर चले गए, लेकिन बिहार इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनना तय है। ठीक है दूसरी किशोर बात, कुणाल जी, शिवानंद जी का कहना है कि एक महज नीतीश जी ने जातीय जनगणना कराई, वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी उनके साथ थी, तो इसलिए वो आपके इनके कहने पर चल दिए। और क्या करा है नीतीश जी ने बिहार में पिछले 20 सालों में? 2 दशक से सरकार है। कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार 52,000 हाँ करोड़ ठीक है भ्रष्टाचार। शिवानंद जी, वो भी- आपका ही सवाल पूछा है किशोर जी से, जवाब देने दीजिए। जी। शिवानंद साहब मासूम व्यक्ति हैं, दिल के साफ हैं, लगातार बोले जाते हैं और सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। ये भी एक कला है और ये कला में आप माहिर हैं। देखिए जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए कि लोक लेखा समिति यानी पीएससी में सीएजी का ऑडिट गया है या नहीं गया है। आप गंभीरता से बात करें, बिल्कुल नहीं गया है। और पीएससी का जो चेयरमैन होता है वो विपक्ष का नेता होता है, भाई वीरेंद्र जी उसके नेता हैं। क्या भाई वीरेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है कि घोटाला है? एसी देसी सामंजस्य क्या बिहार का इकलौता मामला है? किसी अन्य राज्य में मामला नहीं है, हर राज्य का मामला है। और हर राज्य में इस तरह की बातें होती रहती हैं और नंबर फिगर अलग अलग होता है। जो 71,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, ये बता नहीं पाते कि घोटाला किस आधार पर हुआ है, घोटाले का प्रकार क्या है, किस विभाग का घोटाला है, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये ब्लैंक, इन्हें बस 71,000 करोड़ याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं। ना इन्हें पीएससी याद है, ना इन्हें भाई वीरेंद्र साहब याद हैं जो पीएससी के चेयरमैन है, ना इन्हें ये पता है कि उस पीएससी में अलग अलग दल के विधायक मेंबर होते हैं। क्या उन मेंबरों के बीच में रिपोर्ट सबमिट किया गया है? और अगर नहीं किया गया है तो फिर उसे घोटाला किस आधार पर कहा जा रहा है? तो देखिए, ये लोग बेसलेस राजनीति करने के मास्टरपीस, ये लगातार आधारहीन बात करेंगे, लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, ताकि जनता के बीच वो नहीं, लेकिन परसेप्शन सेट किशोर रहे कुणाल जी, और 20 जनता को साल सिखाए। बहुत होते हैं किसी के लिए भी एक मुख्यमंत्री रहने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप बता रहा अर्श से हूँ फर्श पर शिवानंद साहब, पहुंचा सकते हैं और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं, 20 साल इतने होते हैं सर। शिवानंद साहब जिस समय छोड़ के गए थे बिहार, राष्ट्रपति शासन था और इस राज्य का सबसे अधिक दिनों का राष्ट्रपति शासन था, तो उसमें बिजली का पिकअप कंजम्पशन था, पीक आवर कंजम्पशन मात्र 800-850 मेगावाट का था। आज बिहार के लोग करीब करीब 9,000 मेगावाट का बिजली कंजम्पशन करते हैं। ये विकास का ही परिणाम है। घर घर में एसी, टीवी, फ्रिज चल रहा है, ये विकास का ही परिणाम है। घर में बिजलियां हैं, विकास का परिणाम। ये फैक्ट्री की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि एनटीपीसी के कितने फैक्ट्री बिहार में चल रहा है, मतलब एनटीपीसी का प्लांट कितना बिहार में चल रहा है। इनको पता नहीं है कि बिहार का प्रोडक्शन क्या है बिजली का, कि किस सेगमेंट की बात करें। ठीक है, इस पर फिरोज जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना कि पिछले 2 दशकों में जेडीयू के द्वारा किया गया, फिर अलग बहस ये कि कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये कहना कि मुसलमानों के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया, मतलब अदरवाइज तो कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन मुसलमानों के लिए और भी कुछ भी नहीं किया गया। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो केंद्रीय और राज्य योजनाएं थी, क्या उसको स्पेसिफिकली चूज किया गया कि ये मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा, ये कोई आवास योजना है या कोई हर घर बिजली होनी चाहिए या हर घर जल होना चाहिए? तो क्या कुछ सिलेक्टिव था क्या अप्रोच? सबको योजनाएं बराबर मिली है ना? अगर 80 करोड़ को राशन मिल रहा है तो उस 80 करोड़ में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सबको मिल रहा है, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है। मैं इसको एक्सप्लोर कर दूं। देखिए, ये जो कहते हैं विकास नहीं हुआ है,
मैं शिवानंद जी को बता दूं कि बिहार का सुधा फैक्ट्री का बनाया हुआ मिठाई लंदन और अमेरिका में बिक रहा है। ये विकास का ही परिणाम। यहाँ के बनाए हुए मशरूम ऑस्ट्रेलिया में बिकते हैं, ये विकास का ही परिणाम है। हमने बिहार में संस्थागत नहीं, विकास वो किया मुझे है। मालूम है सर हर कि काम को मखाना बेहतर अभी तरीके से वर्ल्ड करने वाइड का हर काम जगह किया है। फेमस है और बिहार का जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं उस बात का जी। सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। यहाँ पर डॉक्टर फिरोज जी, सवाल इस बात का है कि क्या एक किसी वर्ग को वो सभी योजनाएं पहुंचाई गई, वो सभी विकास की जितनी भी सड़कों से लेकर पुल हो गए या कुछ भी, वो सिर्फ एक वर्ग को मिला, क्या दूसरे वर्ग को नहीं मिला? और अगर वक्फ को लेकर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो क्यों बयान दिया जा रहा है? क्या जो पसमानदा मुस्लिम है वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहा तो केंद्र सरकार की तरफ से यही जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिमों के लिए ही वक्फ संशोधन लेकर आया गया ना। और मैंने तो तमाम योजनाओं को गिन कर और बता दिया, और जो योजना मेरे लिए लाया गया, मेरे समाज के लिए लाया गया, बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए लाया गया, मैंने तो 2005 से लेकर 2025 तक का काउंटिंग कर दिया। पूरा बजट लिख ले। और शिवानंद जी को तो मैं कहूंगा कि शिवानंद जी, आज छठ का समय था, आज पटना में रहते तो मजा आ जाता। मैं जब आपको डबल डेकर पुल से ऊपर से बीएन कॉलेज के ऊपर से लेके पटना कॉलेज उतारता है आज पटना यूनिवर्सिटी, तो तबीयत खुश हो जाती है आपको। और आपको 80 और आपको 80 जो है ना, 1980 और 2005 याद आता, और आपको लगता कि बिहार कितना परिवर्तन हुआ है। शिवानंद जी, बिल्कुल आप आइए, बिहार आइए, और बिहार में चुनाव में आ जाइए, और आपको दिखाई पड़ेगा कि कितने डेवलपमेंट हुए। मैं नीतीश कुमार सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी हूं, पसमानदा मुसलमानों के सब चीजों को देख रहा हूं, उस विषय को देख रहा हूं, और बिहार के पसमानदा बहुसंख्यक मुसलमानों को रिप्रेजेंट के लिए यहाँ पे बैठा हूं। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि मुसलमानों के बहुसंख्यक, आपने बहुत अच्छा काम किया एसआईआर को लेके, 14 करोड़ जनता को एक विश्वास में लिया। आपके राहुल गांधी जी ने एक नई एनर्जी और ऊर्जा जगाई, मैं सहमत हूं। लेकिन इस बात का अफसोस हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की जब अपनी जमीन खिसकने लगी, जब उनको लगा कि यहाँ का जो एक वर्ग है बहुसंख्यक पसमानदा मुसलमान, वो कहीं ना कहीं एनडीए के नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। और आप नीतीश कुमार जी को भी मानते हैं, मुझे पता है, आप नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी बनाने जा रहे हैं, हम लोग को ये भी पता है। बहुत मुश्किल से जबरदस्ती आपसे बोलवाया गया है, नहीं कहता नैरेटिव पर जबरदस्ती दे के बोलवा देना कि नहीं बोलो कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो हम आपकी पीड़ा को समझते हैं और आप अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो आपने बिहार की तस्वीर बनाई ना, वो 81 से लेके 89 से लेके 2005 वाली थी। 2005 के बाद बिहार में एक ऐसे नेता का जन्म होता है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, ऐसा क्या हुआ कि बिहार में 10% ही एमएलएस की रिप्रेजेंटेशन रही है अब तक मुस्लिम? यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए पलक जी मैं कह रहा हूं कि ये क्यों नहीं किया गया? नहीं, ये पिच क्या होता है पलक जी, एक वर्ग है जो हमेशा सेंटिमेंटल राजनीति करता है। अभी भी बहुत अच्छा तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव को लेके जाना चाहा। हमारे 2 एनडीए के नेताओं ने सब गुड़ कर दिया, कुछ तो कुछ अलबल हराम है, नमक हलाल है करके लाके पूरा जो है डेवलपमेंट के मुद्दे को डाइल्यूट करवा दिया। आप इसका कारण ये मान रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में नहीं जाते, इस वजह से इनको वोट नहीं मिल रहे? नहीं, उसके लिए नहीं। देखिए, आप बहुसंख्यक मुसलमानों की, चूंकि बिहार में एजुकेशन पे बड़ा काम हुआ है पलक जी, मैं जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। बिहार में जब 5 से 7 विश्वविद्यालय थे, तो आज बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, चाणक्य विश्वविद्यालय, लॉ विश्वविद्यालय है। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, एक एजुकेशन का हब हो चुका है। जो हमारा एजुकेशन लेवल है ना 2005 के बाद, वो बहुत ही ग्रोथ कर गया है। बिहार के जो लोग हैं ना, वो सोचने का, उनका जो एसडीआई इंडेक्स है, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट है, वो ग्रो कर गया। अब वो उस दकियानूस बात पर, वो जो जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे पे आप चाहते हैं कि हम पिच पड़ा के खेलें, बिहार का मुसलमान नहीं जाने वाला है। बिहार का मुसलमान डेवलपमेंट पर रहेगा। आप तमाम योजनाएं ले आए, आप विकास ले आए, आप कुछ भी कर लें, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जब तक आप इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, वहां पर इन्वॉल्व नहीं होंगे और ऑन द फेस ऑफ इट नहीं बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक वोट जो है वो एनडीए को नहीं मिलने वाला मुस्लिमों का, चाहे आप जितना रोते रहिए, चाहे जितना कैंडिडेट्स मत उतारिए। क्योंकि अभी भी फिरोज जी का कहना है कि एक इमोशनल वोट जो है वो इन पार्टियों को मिलता है। राम कुमार जी, देखिए, मैं शिवानंद जी को कहना चाहूंगा कि आपको दृष्टि भी नहीं है, शायद समझ तो है ही नहीं है, तो वीडियो देख लीजिए तेजस्वी का। जो मुंबई का मरीन ड्राइव है वो पटना में बन चुका है, पटना एयरपोर्ट क्या बन चुका है। फिरोज जी की बात भी आपको समझ में नहीं आएगी, और फिरोज जी की कई बातों का विकास भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी क्या है नाम लेना,
और वो देश का अपमान करना। आप ये छोड़ दीजिए। और पलक जी, मैं कहना चाहूंगा, विशेष समुदाय को देख के कोई योजना भाजपा परिवार नहीं बनाती है, एनडीए नहीं बनाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबको चीज पहुंचे। जल शक्ति घर घर पहुंची है। जितनी भी योजनाएं फिरोज जी ने बनाए हैं, बताइए, सबको घर घर पहुंची है। विशेष जो लेकिन योजनाएं आरजेडी पैकेज है तो वो कह भी रही है पहुंच कि रही है। आरएसएस आम बीजेपी जो योजनाओं है में वो भी ध्रुवीकरण की भागीदारी नहीं। राजनीति करती देखिए है। पलक जी, विशेष योजनाओं को छोड़ने के बाद भी आम योजनाओं में भी उनको सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए तो अब मैं तो कह रहा हूं, हमारे 140 से 160 सीटें आएंगी। आप बताइए, आपकी 18, 20, 22, 23 कितनी आएंगी? ये तो हमारे बिहार के जनता को और हमारे चैनल के श्रोताओं को कह के जाइए शिवानंद जी। सरकार जब बनेगी, जब सीटें आएंगी, आप जो प्रचार करने जाओगे, कोलंबिया में प्रचार कर रहे हो, जा तो रहे एक हैं, रिक्शा 28 को अक्टूबर को क्या प्रॉब्लम है बताइए जरा डॉक्टर शिवानंद जी। अब तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है, कह रहे हैं प्रियंका गांधी, फिर राहुल गांधी 28 को। वो भी तमाम हेडलाइंस छप जाती है, तो फिर उसके बाद पता चलता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं प्रचार के लिए। पलक जी, शायद बीजेपी कुछ कह रहे हैं राम कुमार जी, उसके बाद मोदी शिवानंद जी मैं आपके पास आती हूँ। राम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहना चाहता हूं शिवानंद जी से कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि 140 से 160 सीटें आएंगी। ये अपना 18, 20, 22, 25 कितने सीटें आएंगी आज श्रोताओं को बताएं, और फिर चुनाव के बाद इनको सामने लाइएगा, जरूर लाइएगा, और मुझे भी लाइएगा, विनती रहेगी। आपकी सांसद तो 230 कह रही है। चलिए छोड़िए। डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, यहाँ पर राम कुमार जी कह रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस है, और हम कह रहे हैं कि हमारी 144, 145 से कहीं नीचे नहीं जा रही है, इससे ऊपर ही जा रही है। क्या शिवानंद जी यहाँ पर डिबेट में बैठ के इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस का पिछले चुनाव से इस साल कितना बेहतर स्ट्राइक रेट होने वाला है? पलक जी देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता जो बात की है, मैं कोट करना चाहता हूँ। इनका एक नया प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार, इन्होंने 14.5 लाख बोगस वोटिंग अभी भी वोट चोर, गद्दी चोर, ये कैसा बोल रहे हैं? मैं हमारा 145 आएगा। मैच फिक्स हुआ क्या? फिक्स हुआ है क्या? अरे तुम लोगों को है ना घूमना मुश्किल करेंगे बिहार में पब्लिक। तुम लोग कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। 26 आपकी कितनी सीट आ रही है सर? आपका सर्वे क्या बता रहा है? आपका सर्वे क्या बता रहा है? कांग्रेस का यात्रा के बाद जनाधार बढ़ा या नहीं बढ़ा? 100% बढ़ कितनी गया। सीटें आ रही? गरीब, दलित, आप तो कह रहे थे पिछले साल से भी ज्यादा मिलेगी, यहाँ तो बनेगा। पिछले साल से भी कम मिल गई सीटें आपको। देखिए, उसमें भी आमने सामने लेफ्ट की पार्टियां। पलक जी, इंडिया गठबंधन में हम भाईचारा से हम महागठबंधन काम सर, चल रहे। वो केंद्र वाली INDI ये मत हर जगह बोले, महागठबंधन बोले। मैं देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ पलक जी, इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनना तय है। गोर गरीब, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? पिछड़ों, अरे आदिवासी, कांग्रेस की सीटें कितनी मेजोरिटी आ रही है 200 सर? के ऊपर हो जाएगा। अच्छा, आपके कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की गठबंधन की 200 बात से कर ऊपर रहा हो हूँ पलक जाएगी। जी। हाँ, इंडिया किशोर गठबंधन का कुणाल जी, सीट और चीफ मिनिस्टर किशोर इंडिया कुणाल जी गठबंधन आपकी बनेगा बात पर और 100% ऐसी मुस्कुराहट दी है गोर उन्होंने। गरीब दलितों का गवर्नमेंट आएगा। किशोर दूसरी कुणाल बात जी, पलक यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि 200 से आराम, मतलब बीजेपी कह रही है कि हमारी एनडीए की, जहां पर जो उनके पिछले दल जो उनके साथ नहीं थे वो भी साथ में हो रहे हैं, तो जाकर उनकी 145 तक कंफर्म्ड है। और यहाँ पर शिवानंद जी कह रहे हैं कि उनकी 200 से तो नीचे है नहीं महागठबंधन में। पलक जी और एक 1 सेकंड। हाँ डॉक्टर शिवानंद जी, आप एक रिएक्शन किशोर कुणाल जी से ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। शिवानंद साहब को जवानी जमा खर्च करना है। बिहार में एक कहावत है कि खाली मुंह कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने में क्या आपत्ति है। अभी मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। इनके यंग यानी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार में, बछवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने CPI का कैंडिडेट है। एक एक्स DGP चुनाव लड़ रहे हैं रोसड़ा सीट से, वहां पे उसके सामने CPI का कैंडिडेट है, कहीं पे इनके सामने कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो ये फ्रेंडली फाइट कर रहा है, 11 सीटें यानी दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ। जी किशोर कुणाल जी, आप आप तक आवाज पहुंच रही है सर? सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी बोलिए। 254 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और 254 सीट में ये 200 सीट बोल रहे हैं, तो ये 254 में 270 भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 243 में 254 सीट का चुनाव लड़ सकते हैं तो 243 में 270 सीट ला भी सकते हैं।
लेकिन इनका कोई कैलकुलेशन नहीं ये है। तो नहीं इनकी इनकी गठबंधन 400 सिर्फ पार अच्छी वाला है। नारा मेल यही और दे देंगे ब्लैक बिहार विधानसभा चुनाव में। मेल ठीक है। और ब्लैकमेल का ठीक खेल है, हो रहा फिर है। डॉक्टर इस प्रकार फिरोज से जी, तेजस्वी यहाँ यादव पर जी ने किशोर कुणाल जी ने कहा कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा इनके गठबंधन ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए आपकी लड़ाई पहले एनडीए के साथ थी, नीतीश जी के साथ थी, पीएम के फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम के फेस को लेकर नीतीश कुमार, ये सारे तमाम चेहरे थे, चिराग पासवान, इनके साथ आपकी फाइट थी। अब तो आपका खुद ही लेफ्ट की पार्टियों के साथ हम देख रहे हैं, जिन्हें पहले वादा किया गया कि ज्यादा सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब सीटें भी ज्यादा देनी थी, वादा भी निभाना था और खुद को भी दिखाना था कि यात्रा के बाद कुछ बहुत ही दमखम कर दिया है, तो आमने सामने ही हो गए। जी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था और हमारे बाकी साथी भी हंस रहे थे। ये तो शिवानंद भाई का बात इसमें कोई शक नहीं, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए कितना अच्छा है, हमारे बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं, वो जो राष्ट्रीय जनता दल का 143 है वो बोल रहे थे, और उनके जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के सम्राट चौधरी जी, उनकी बात कर रहे थे शिवानंद जी। तो ये अंदर की बात क्या है ना कि वो राष्ट्रीय जनता दल को पकड़ के है कि 143 में आएगा, ये जो है सम्राट चौधरी को पकड़ के है। सच्चाई क्या है बिहार में कि असल खेल बिहार में चुनाव के बाद होने वाला है। चुनाव के बाद ये होने वाला है कि जो कांग्रेस, देखिए शिवानंद जी क्या है ना, शिवानंद जी की बात को समझिए, शिवानंद जी कुछ इशारा कर रहे हैं और उनके वोटर भी समझ रहे हैं इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जो मसला है ना, वो एक याद रखिएगा कि वो संस्थापक भी रहे हैं इंडिया गठबंधन के, इसको भूलिएगा नहीं। तो एक बात जो बार बार उम्मीद की किरण शिवानंद जी दिखा रहे हैं, उसके तरफ भी बिहार की जनता थोड़ा सा विचार कर रही है और बिहार में मुसलमानों का जो पसमानदा वर्ग जो है ना, वो पूरी तरह से नीतीश जी के साथ आके खड़ा हो गया। मंसूरी जी, यहाँ पर एक बात बड़ी दिलचस्प रही है, जो जातीय जनगणना पिछले साल तक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा नजर ही नहीं आया। किसी पार्टी ने बात ही नहीं कही कि भैया हम उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे या कुछ करेंगे। पलक जी इसलिए कि सभी पार्टी जो है ना, सभी पार्टी नहीं कहते चोर के दाढ़ी में तिनका, सभी पार्टी यहाँ पे आके पकड़ में आ गए। सबको लगता था कि जाति गणना जब आ जाएगा ना, तो बिहार के नहीं देश के जितने भी जाति वाले लोग हैं सबकी समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन जब टिकट देने की बात आई ना, तो सब पकड़ा गए, सब अपना जानते रिकॉर्ड कर दिया। बीजेपी को देख लीजिए ना, 49 सीट दे दिए हैं। अब महागठबंधन को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो लगातार बैकवर्ड के पिच पर खेल रहे थे, लगातार कह रहे थे कि अति पिछड़ा को, पसमानदा को, अर्जाल को मजबूती से हम टिकट देंगे। इनको पूछिए, इन्होंने सबसे ज्यादा टिकट किनको जाके दे दिया? तो जो 10% वाले थे वो 30 गुना ज्यादा टिकट ले लिए, और जो 30% वाले थे उसको 30 गुना पीछे कर दिए। लेकिन इसमें तो डॉक्टर फिरोज जी हम डिनाई नहीं कर सकते ना कि हर एक सीट का पूरा सर्वे जो है वो किया जाता है सभी पार्टियों की तरफ से। सर्वे यहाँ पर कितने प्रत्याशी हैं, कौन सा चेहरा है, किसे टिकट देना चाहिए? देखिए पलक जी, कोई सर्वे नहीं था। सर्वे होता तो गेट पर रोते नहीं कैंडिडेट भोकार बार के। इन तमाम नेतृत्व ने कहा कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, आप क्षेत्र को संभालिए, सर्वे हो रहा है। सर्वे बन के बिहार में कुछ नहीं हुआ इस बार इनको बताइए ना। अल्लाह जी का अभी बीच में हो गया कि विदाई हो गई, बाद में लोगों ने आके कहा नहीं विदाई नहीं, पांडे जी आ गए उनके सामने। अल्लाह जी को क्यों यहाँ से बिहार पर वारिस हटाया गया, ज्यादातर शिवानंद जी बताएंगे। तो सच्चाई ये है कि बिहार में बिहार की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, और बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि उसे विकास के मुद्दे पर, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी जात पातों से हटकर पूरा वोट जो है वो देना चाहिए कि क्या मैनिफेस्टो ये सभी पार्टियां पेश कर रही हैं और गठबंधन पेश कर रही है। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की और अपना कीमती समय जो है वो दिया। आज बिहार की राजनीति पर चर्चा की, तेजस्वी के उस बयान पर चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो वक्त संशोधन बिल को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।